प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने प्रश्नावली 3.4 को पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि उस प्रश्नावली को हमने विलोपन विधि के द्वारा हल किया था। आशा करता हूँ कि उसके प्रश्नों का आपने अभ्यास कर लिया होगा। आज हम उससे आगे की प्रश्नावली लेंगे। तो आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 3.5। विद्यार्थियों, अभी तक आपने देखा है कि जो भी समीकरण हम हल कर रहे थे, चाहे वो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया हो या हमने विलोपन विधि से हल किया हो, तो आपने देखा था कि x का कोई हल आता था और y का भी हमें कोई हल प्राप्त होता था। अर्थात अभी तक जितने भी आपने दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरणों को हल किया, तो वहाँ आपको x और y दोनों के मान प्राप्त हुए, उन चर राशियों का हल ज्ञात हुआ। लेकिन अब हम आगे जो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं, वहाँ से इन प्रश्नों में थोड़ी सी विविधता होगी। यहाँ कुछ समीकरण ऐसे होंगे जिनको आप हल करेंगे तो x और y के दो मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ समीकरण आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप हल करेंगे तो उनके हल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। फिर एक इस प्रकार के भी समीकरण होंगे जिनको यदि आप हल करोगे तो x और y के बहुत सारे मान प्राप्त हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ अब समीकरण तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक वो जिनको हल किया जा सके, दूसरा वो जिनको हल ना किया जा सके, और तीसरे वो जिनके अनेक हल प्राप्त किए जा सकें। तो अब आपको ध्यान रखना है कि द्विचर राशि वाले समीकरण या दो चर राशि वाले जो समीकरण युग्म होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला अद्वितीय हल वाले समीकरण, अर्थात ऐसे समीकरण जिनको आप हल करेंगे तो उनके दो उत्तर आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसे समीकरण अद्वितीय हल वाले समीकरण कहलाएंगे। इसके बाद ऐसे समीकरण जिनका कोई हल नहीं होगा वह कहलाएंगे कोई हल ना होने वाले समीकरण। तीसरे ऐसे समीकरण जिनमें x और y के कई हल प्राप्त हो सकते हैं वह अनेक हल वाले समीकरण कहलाएंगे। तो ओवरऑल समीकरण आपके तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें अद्वितीय हल वाले समीकरण, कोई हल ना होने वाले समीकरण और अनेक हल होने वाले समीकरण। यहाँ हमको इस प्रश्नावली में इन समीकरणों की पहचान करना है कि कौन सा समीकरण अद्वितीय हल वाला है, कौन सा समीकरण कोई हल ना होने वाला है, या कौन सा समीकरण अनेक हल वाला है। तो इनकी पहचान करने के लिए कुछ नियम हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन समीकरणों का मानक रूप देखना पड़ेगा। आपने पहले जो समीकरण पढ़े थे कक्षा 9 में या कक्षा 8 में, जो एक चर राशि वाले समीकरण थे, उनका भी मानक रूप होता था। तो यहाँ ये जो दो चर राशि वाले समीकरण हैं, हम इनका पहले मानक रूप देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इनको मानक रूप में लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ x और y दो चर राशियाँ हैं। x और y के साथ में जो लिखे हुए हैं वह इनके गुणांक हैं, अर्थात यहाँ a1, b1, c1, a2, b2 और c2
यह इनके गुणांक हैं, इनका व्यवहार अचर राशियों के समान होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये जो द्विचर रैखिक समीकरण होती हैं इनका मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अभी तक आप जो समीकरण देख रहे थे तो वहाँ x और y के साथ में कोई संख्याएं होती थीं। जब मानक रूप लिखा जाता है तो आप उसको a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ यह द्विचर रैखिक समीकरणों का मानक रूप है। अब यहाँ जैसा कि मैंने कहा था कि इस प्रश्नावली में हम 3 तरह के समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि द्विचर रैखिक समीकरण युग्म की जांच करना कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अनेक हल हैं। तो निश्चित है कि जब हम समीकरणों की जांच करेंगे तो उसके लिए कोई नियम होगा। तो इन समीकरणों की जांच करने के लिए 3 नियम हैं। आप देखें, पहला लिखा हुआ है यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अर्थात ये जो नियम लिखा हुआ है यह नियम यदि किसी समीकरण युग्म में लागू होगा या लगेगा तो इसका अर्थ ये होगा कि इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है, अर्थात यह समीकरण हल हो जाएगा और इसमें x और y के जो चर राशि हैं उनके मान आपको प्राप्त होंगे। तो नियम क्या रहा, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो यह समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ये नियम आपको याद रखना है, याद करना है। दूसरा नियम उन्होंने लिखा है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, अगर यह नियम किसी समीकरण युग्म पर लागू होगा तो इसका अर्थ होगा कि उस समीकरण का कोई हल नहीं है। तीसरा है यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, यह नियम यदि किसी समीकरण निकाय या समीकरण युग्मों पर लागू होगा तो इसका अर्थ यह होगा कि इस दिए गए समीकरण के अनेक हल हैं। तो ये तीनों ही नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन नियमों को याद रखने के पश्चात ही आप ये ज्ञात कर पाएंगे, ये पता कर पाएंगे कि किस समीकरण का अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है अथवा किसके अनेक हल हैं। तो आप पुनः ध्यान रखें कि इन तीनों नियमों को आपको याद करना है। अभी हो सकता है आपको ये जो लिखे हुए ऐसे समझ में ना आ रहे हों, जब हम इन प्रश्नों को हल करके देखेंगे, जैसा कि अगले प्रश्न में आपको समझाऊंगा, तो यह नियम आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को हल करते हैं, उनको समझते हैं। तो प्रश्नावली में पहला प्रश्न उन्होंने अपन को दिया है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये पहचान करना है। फिर उन्होंने इसी में एक प्रश्न और जोड़ा है आगे, अद्वितीय हल की स्थिति में, मतलब यदि हम इन समीकरणों की पहचान करेंगे तो यदि कोई समीकरण अद्वितीय हल वाला है तो हम उसको हल करके भी दिखाएंगे। और यहाँ उन्होंने हमको कहा है वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना उसका हल। तो आपको याद है कि अभी हम 2 विधियाँ सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इस प्रश्नावली में हम एक नई विधि का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। यहाँ प्रश्नावली में प्रश्न बहुत हैं, मैंने आपको इन नियमों को समझाने के लिए और वज्र गुणन विधि समझाने के लिए 2 प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर
0। और दूसरा प्रश्न मैंने लिया है 2x धन y बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर 8। ये दो प्रश्न हैं। हमको पहले इन दोनों समीकरणों की पहचान करना है कि इनमें से कौन ऐसा समीकरण है जिसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं। पहचान करने के पश्चात यदि यह अद्वितीय हल वाला होता है तो फिर इस समीकरण को हल करना है बीजगणन विधि से और हमको जो दो चर राशियां हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। सबसे पहले जब हम इनकी पहचान करना चाहेंगे तो हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि a1, b1, c1, a2, b2 और c2 के मान क्या हैं। तो जब हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे तो हम यहाँ पर समीकरण युग्म का पहले हम मानक रूप लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मानक रूप हमने लिखा है तो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ हम इस मानक रूप का समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले समीकरण में x का जो गुणांक है उसका मान 1 है, अर्थात यहाँ a1 बराबर 1। फिर आप देख रहे हैं कि जो y का गुणांक है वो -3 है, अर्थात b1 बराबर -3 है और जो अचर पद है वह -3 है तो c1 बराबर -3। चिन्हों का आपको ध्यान रखना है, यदि कोई मान ऋणात्मक है तो वह चिन्ह उसके साथ आपको आवश्यक रूप से लगाना है। तो हमने पहचान की, पहले समीकरण से तुलना करके हमने देखा तो a1 बराबर 1 है, b1 बराबर -3 है और c1 बराबर -3 है। समीकरण 2 में यदि हम देखें तो a2 बराबर 3 है, b2 बराबर -9 है और c2 बराबर -2 है। तो ये मानक रूप की सहायता से या उससे तुलना करके हमने a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के मान प्राप्त किए। अब हमने देखा था कि हमारे ये जो तीनों नियम थे यह बटे में लिखे हुए हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 है, b1 बटे b2 है उन तीनों नियमों में और c1 बटे c2 है। तो यहाँ आपको इन मानों को पहले बटे में लिखना है, उनको देखकर हम पता कर पाएंगे कि इस समीकरण निकाय की क्या स्थिति है। तो यहाँ हमने देखा कि पहले हमने मान निकाला a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 बराबर यदि हम मान रखें तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, तो ये आया 1 बटे 3। फिर हमने अगला मान रखा b1 बटे b2 का, तो आपने देखा कि b1 का मान -3 है और b2 का मान -9 है, तो यह हमने लिखा b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -9। यदि हम इनको आगे हल करें, अर्थात ये अगर कट सकते हैं तो इनको हमको काटना है, तो आप देखेंगे कि ये हमको प्राप्त होगा 1 बटे 3। अगला हम देखें c1 बटे c2, तो आप देखेंगे c1 का मान -3 है और c2 का मान -2 है। यदि हम इनको हल करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमको प्राप्त होगा 3 बटे 2। अब हमने यहाँ a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान प्राप्त कर लिए हैं। आपने देखा है कि तीनों ही जो नियम आपने याद किए हैं, देखे हैं, वह बटे में लिखे हुए हैं। बस यहाँ आपको a1 बटे a2
B1/B2 और C1/C2 की स्थिति देखना है कि ये किस प्रकार के हैं, अर्थात ये बराबर हैं, बराबर नहीं हैं या किस स्थिति में हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ A1/A2 का मान 1/3 है, B1/B2 का मान भी 1/3 है। इसका अर्थ ये है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। और आगे अगर अपन देखें तो C1/C2 का जो मान है वो 3/2 है, तो वह A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं हैं। तो अब यदि हम तीनों को देखें एक साथ तो ये हमको प्राप्त होगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको उन तीनों नियमों में से तुरंत ध्यान आ जाएगा कि यह नियम किस स्थिति का है। आपने याद किया है, उसको समझा है कि यह नियम यदि किसी समीकरण में लगता है तो इसका अर्थ होता है कि इस समीकरण योग का कोई हल नहीं है। मैं ओवरऑल फिर पूरा एक बार रिपीट करता हूँ कि आपको जो भी दो समीकरण दिए हैं, सबसे पहले आपको उनमें A1, B1, C1, A2, B2 और C2 के मान प्राप्त करना है और उनको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रूप में लिखना है। और लिखने के बाद आपको देखना है कि वह जो तीनों मान आपने लिखे उनकी क्या स्थिति है, अर्थात क्या कोई किसी के बराबर है या बराबर नहीं है। तो जैसे आपने इस प्रश्न को हल करते समय देखा था कि पहले दो मान बराबर हैं, अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2, तीसरा मान C1/C2 बराबर नहीं है, तो इस नियम के अनुसार इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये हमने इसकी पहचान कर ली कि ये जो समीकरण हमको दिया हुआ है इसका कोई हल नहीं है। अब यदि इस समीकरण का कोई हल नहीं है तो फिर हमको ये समीकरण हल नहीं करना है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं और उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में इस पूरी प्रक्रिया को आ जाएगी। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो उन्होंने हमको दिया है 2x धन y माइनस 5 बराबर 0, 3x धन 2y माइनस 8 बराबर 0। ये हमको दो समीकरण दिए हुए हैं। प्रश्न वही है कि पहले हमको यह पहचान करना है कि इन समीकरण युग्म का कोई हल है, नहीं है अथवा अनेक हल हैं। तो जैसा कि हमने पहले प्रश्न में हल करते समय देखा था कि हमको यह पहचान करने के लिए A1, B1, C1 और A2, B2, C2 के मानों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम इस समीकरण युग्म की मानक रूप से तुलना करें तो हम पहले मानक रूप लिखेंगे। ये है हमारा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ A1 का मान 2 है क्योंकि A1x, तो यहाँ x का गुणांक 2 है तो A1 का मान 2 है। फिर यहाँ लिखा है B1y, तो आप देखें कि यहाँ प्रश्न में y का गुणांक 1 है। ध्यान रखें कि किसी चर राशि का यदि कोई गुणांक ना लिखा हो तो उसे 1 माना जाएगा। ये जो y लिखा है ये वास्तविक रूप में 1y है। तो यहाँ पर B1 का मान 1 है और यहाँ C1 ये एक अचर राशि है और ये हमको दी है -5, तो यहाँ C1 का मान -5 है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ समीकरण जो 2 है 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0 में यदि हम देखें तो यहाँ x का गुणांक 3 है, अर्थात A2x से यदि हम इसको तुलना करें, कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि यहाँ A2 का मान 3 है और B2 का मान
2 है, क्योंकि y का गुणांक 2 है तो b2 का मान 2 है, और जो अचर राशि है c2 ये -8 है। तो इस प्रकार हमने a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 के मान प्राप्त कर लिए। मान प्राप्त करने के बाद जैसा कि हमने इससे पहले वाले समीकरण में देखा था, पहले वाले प्रश्न में देखा था कि हमको यह पहचान करने के लिए कि किस समीकरण का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं, उसके लिए हमको पहले a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम यदि प्रश्न के अनुसार हम चलें तो हम यह देखेंगे कि a1 बटे a2 का मान हमको 2 बटे 3 प्राप्त हो रहा है। फिर हम b1 बटे b2 का मान प्राप्त करें तो b1 बटे b2 बराबर हमको प्राप्त होगा 1 बटे 2, और c1 बटे c2 का यदि हम मान प्राप्त करें तो ये हमको प्राप्त होगा -5 बटे -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमको मान प्राप्त होगा 5 बटे 8। अब हमको केवल ये पहचान करना है इन तीनों स्थितियों को देखकर कि इन समीकरणों का कोई हल है, नहीं है या अनेक हल हैं। तो आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान समान नहीं हैं। a1 बटे a2 का मान 2 बटे 3 है, जबकि b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2 है। अब इसका अर्थ यह निकल रहा है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो जैसे ही यह स्थिति आती है, आपने उन तीनों नियमों को याद कर रखा है, तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अर्थात इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। यदि मैं फिर आपको एक बार और याद दिला दूं कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो इस स्थिति में समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 होता है, जैसा कि इससे पूर्व के प्रश्न में था, तो उसका कोई हल नहीं होता। और यदि तीनों ही मान बराबर हो, मतलब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2, अर्थात तीनों के ही मान बिल्कुल बराबर बराबर आ जाएं, तो इसका अर्थ यह होता है कि दिए गए समीकरण के अनेक हल हैं। तो ये तो हमारी इस प्रश्न की पहचान हुई, लेकिन उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि आप यदि ऐसा समीकरण हो जिसका कोई अद्वितीय हल हो, तो आपको उस समीकरण का हल वज्र गुणन विधि से हल करके दिखाना है। तो अब हम इस प्रश्न को वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रश्न, जो भी द्विचरीय समीकरण लिखे हुए हैं, वह विलोपन विधि से भी हल हो सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी हल हो सकते हैं और वज्र गुणन से भी हल हो सकते हैं। क्योंकि हम दो विधियों को पूर्व में सीख चुके हैं, इसलिए आज हम इस समीकरण का हल वज्र गुणन विधि के द्वारा करेंगे। तो वज्र गुणन विधि में जब हम इसको हल करेंगे तो आपने पहले ही ये मान लिख लिए थे कि a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 1 है, c1 बराबर -5 है, a2 बराबर 3 है, b2 बराबर 2 है, c2 बराबर -8 है। ये हम पहले लिख चुके थे। यहाँ पुनः मैंने इनको इसलिए लिखा है कि जब हम समीकरण या इन समीकरणों का ये मान इस वज्र गुणन विधि के सूत्र में लिखें तो यह सभी संख्याएं आपके सामने हों, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखें, यह विधि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से कुछ अलग है। इस विधि को हल करने के लिए आपको एक सूत्र, फार्मूला याद करना पड़ेगा। आप यहाँ उसे लिखा हुआ देख रहे हैं। आपको देखकर लग रहा है कि ये तो फार्मूला काफ़ी बड़ा है, याद करने में परेशानी होगी। तो इसका जो फार्मूला है, ये
सूत्र जो है ये बड़ा तो है, लेकिन एक निश्चित क्रम से रिपीट हो रहा है। यदि आप उस क्रम को समझ लेंगे तो इस फार्मूले को, इस सूत्र को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखें कि हमको जब समीकरण हल करना होता है तो हमको चर राशि x और y के मान प्राप्त करना होते हैं, और इन समीकरणों में एक अचर राशि भी होती है। तो हम यहाँ जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमारे समीकरण के अनुसार पहली चर राशि x है, तो हम x बटे लिखेंगे B1C2। देखें, आपको इस सूत्र को समझने के लिए या याद करने के लिए केवल इतना याद रखना है कि सूत्र की शुरुआत B1C2 से होती है। इसके बाद ये पूरा सूत्र एक निश्चित क्रम के अनुसार चलता है। तो यदि आपको यह याद रह जाता है कि इस सूत्र की शुरुआत B1C2 से होगी तो आप इस पूरे फार्मूले को आसानी से लिख सकेंगे। तो आप जब शुरुआत करेंगे तो x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, ये ऐसा आप लिख लेंगे। अब आप शुरुआत करेंगे B1C2 से। तो देखिए यहाँ आपको जो B1C2 लिखा है उसके बाद आपको माइनस लगाना है, ये माइनस ही लगाना है, यहाँ कभी प्लस चिन्ह नहीं आता। फार्मूले के अनुसार माइनस चिन्ह नहीं आएगा। आपको B1 का B2 लिखना है और C2 का C1 लिखना है। मतलब आपको जो इनके नंबर 1 और 2 हैं इसको 2 और 1 कर देना है। तो अब यदि हम देखें तो हमको पहला जो मान प्राप्त हुआ है वो है x बटे B1C2 माइनस B2C1। आप याद कर लें, जो नंबर 12 था वो 21 हो गया है। आप जैसे भी याद रख सकें तो B1C2 माइनस B2C1। अब आप जब आगे चलेंगे बराबर y के लिए जब आप चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि इससे पहले वाला पद C1 पर खत्म हुआ है, तो आपका अगला पद C1 से ही शुरू करना है। तो आप लिखेंगे C1। अभी आपने देखा पिछले पद में कि C के साथ B था, निश्चित है कि अब C के साथ B नहीं होगा, तो फिर C के साथ कौन होगा? A होगा। तो यहाँ आपका दूसरा वाला जो शुरू होगा वो होगा C1A2। आप ध्यान रखें कभी भी 1 1 या 2 2 साथ नहीं आते, यदि एक 1 होगा तो दूसरा 2 होगा। तो ये आपका आया है C1A2, फिर माइनस लगाएंगे और जैसे पहले में आपने प्रक्रिया की थी कि आप नंबरों को बदल देंगे, तो जो C1 था वो C2 हो जाएगा और जो A2 था वो A1 हो जाएगा। तो अब आपका पूरा जो सूत्र बनता है दूसरे पद का वो होता है y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटे। तो देखो फिर वही आप याद रखें कि आपका पिछला पद A1 पर खत्म हुआ था, अर्थात अब आपको अगला पद जो लिखना है, सूत्र का जो अगला चरण है वो A1 से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ हमने A1 लिखा, तो आप देख रहे हैं कि अभी A के साथ C था, तो निश्चित है कि अब A के साथ C नहीं होगा, तो फिर अब A के साथ क्या होगा? B होगा। तो यहाँ ये A1 है तो ये आता है B2, माइनस लगाएंगे और आप यहाँ लिख देंगे A2 B1। आपने इन दोनों नंबरों को चेंज कर लिया। तो ओवरऑल ये एक प्रॉपर सिस्टम है, क्रम है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको इस सूत्र को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बज्रगुण विधि के लिए जो सूत्र है वो x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। अब हमने ये जो सूत्र लिखा है इसके बाद यह प्रश्न बड़ा आसान सा हो जाएगा। केवल आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान इस सूत्र में रखना है, प्रतिस्थापित करना है और सामान्यतः जो कैलकुलेशन होती है उसके अनुसार हल कर लेना है। तो हम एक एक मान को
ध्यान से देखते हैं और रखते हुए चलते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि मानों को बहुत ध्यान से देखकर आपको रखना है, चिन्ह सहित। तो हम देखें कि सबसे पहले हमारा आता है B1। तो आप देखेंगे कि हमने जो मान लिखे हैं उसमें B1 का मान 1 है, तो हमने B1 के स्थान पर 1 लिखा। इसके बाद आता है C2, तो बीच में ये गुणा का चिन्ह होगा। C2 है, हम देखें कि C2 का मान -8 है, अर्थात आपको C2 के स्थान पर -8 लेना है। तो आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इस मान को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये मान ऋणात्मक है, माइनस वाला है। तो ये हुआ 1 गुणित -8। इसके बाद जो चिन्ह हमको सूत्र का है वही लिखना है, तो ये माइनस आएगा। इसके बाद हमको सूत्र में दिया हुआ है B2, तो आप देखें कि B2 का मान 2 है, तो इस B2 के स्थान पर आप 2 लिखेंगे। इसके बाद जब C1 का मान रखेंगे तो आप गुणा का चिन्ह लेंगे और ये देखेंगे कि C1 का मान -5 है, तो आप C1 का मान -5 लिखेंगे। मान इसका माइनस में है, ऋणात्मक है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये आपने पहले पद में जो आपको सूत्र के दिया था वो पूरा हुआ, बराबर y बटे। अब आप देखें कि यहाँ आता है C1, तो C1 का मान यहाँ -5 है, तो आप इस C1 के स्थान पर -5 लिखेंगे। गुणित अब आपको A2 का मान रखना है, तो आप देखेंगे कि A2 का मान यहाँ आपको 3 दिया हुआ है, तो गुणित ये 3 होगा। इसके बाद माइनस होगा जो सूत्र में लिखा हुआ है। फिर आपका आता है C2, तो देखें कि C2 का मान यहाँ पर -8 है, तो आप ये माइनस लगाया। फिर इसके मान को आप ब्रैकेट में ही लिखेंगे। -8 आपने लिखा, ब्रैकेट बंद किया, गुणित। इसके बाद आपको A1 का मान रखना है, तो आप देख रहे हैं कि A1 का मान 2 है, तो आपने यहाँ A1 के स्थान पर 2 लिखा, बराबर। अगला पद हमारा आता है 1 बटे, तो आप देख रहे हैं कि सूत्र में लिखा हुआ है A1B2, मतलब आपको A1 का मान रखना है, गुणित B2 का मान रखना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो A1 है उसका मान 2 है और जो B2 है उसका मान भी 2 है, तो A1 B2 का मान हुआ 2 गुणित 2। माइनस लेंगे आप सूत्र के अनुसार। फिर आपका मान आता है A2, तो आप देखें कि यहाँ A2 का मान 3 है, गुणित B1, तो यहाँ B1 का मान 1 है, तो आप B1 के स्थान पर 1 लिख देंगे। मैं आपको फिर एक बार ध्यान दिला दूं कि मान रखने में आपको बहुत सावधानी रखना है और मानों को चिन्ह सहित लिखना है। तो अब आपको ये स्टेप के बाद अगले स्टेप को और ले चलते हैं। यहाँ से ये काम बड़ा आसान सा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि 1 का गुणा आप -8 में करेंगे तो हमको -8 प्राप्त होगा। यहाँ -2 का गुणा हम -5 में करेंगे तो -2 का जब -5 में गुणा होगा तो आपको ज्ञात है कि माइनस माइनस गुणा करने में प्लस होता है, तो 5 दूनी 10, तो ये प्लस के 10 प्राप्त हुए, बराबर। आगे हम आते हैं y, ऐसा ही लेंगे। यहाँ हम अगले जब गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये -5 है, -5 का गुणा 3 में होगा तो ये हमको प्राप्त होगा -15। अगला पद जब हम हल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ -8 का गुणा 2 में हो रहा है तो ये -16 होगा, लेकिन उससे पूर्व माइनस आ चुका है, तो आपको पता है कि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आपका +16, बराबर। ये 1 हुआ, यहाँ 2 का 2 में गुणा होगा 4 प्राप्त होता है, चिन्ह वही लेंगे जो हमारे सूत्र में लिखा हुआ है, और 3 में 1 का गुणा होगा तो ये 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमको प्राप्त हो गया है x बटे -8 + 10 बराबर y बटे -15
प्लस 16 बराबर 1/4 माइनस 3। अब अगला स्टेप और इजी होगा। आप -8 और +10 को हल करेंगे तो एक ऋण का है और एक धन का है, तो ये घट जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा 2। तो ये आया x/2 बराबर, यहाँ आप हल करें तो -15 + 16, इनको भी आप घटाएंगे क्योंकि एक संख्या ऋण की है और एक धन की है। प्लस और माइनस की संख्याएं यदि होती हैं तो उनको घटाती हैं, तो यहाँ आया आपका 1, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी, तो दूसरा पद आया y/1 बराबर, यहाँ 4 में से आपको 3 माइनस करना है, तो ये आता है 1। तो ओवरऑल हमारा यह स्टेप आता है x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1। अब आपको ज्ञात है कि जब हम इन समीकरणों को हल करते हैं तो हमको 2 मान प्राप्त करना होते हैं, एक चर राशि x का और दूसरा चर राशि y का। तो यहाँ यह तीनों ही मान यहाँ सूत्र के अनुसार एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ अब आपको करना ये है कि आप एक चर राशि लिखेंगे और उसके बराबर में अचर राशि को लेंगे, पुनः दूसरी चर राशि लेंगे और उसके बराबर में भी अचर राशि को लेंगे, अचर राशि के पद को लेंगे। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो ये हमको प्राप्त होगा x/2 बराबर 1/1। ये अचर राशि की तुलना आपने चर राशि की तुलना आपने अचर राशि से की, और दूसरा मान भी हमको प्राप्त करना है y का, तो ये हमको प्राप्त होगा अगला पद y/1 बराबर 1/1। मतलब चर राशि को हमने फिर अचर राशि के बराबर लिखा। तो आप अब यदि इनका तिर्यक गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त होगा, तिर्यक गुणा करने पर x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इस प्रकार यह समीकरण का जो हल हमको प्राप्त हुआ वो x बराबर 2 और y बराबर 1 है। हम अलग से यहाँ ये लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है। अब इसके अन्य प्रश्नों को मैंने आपके अभ्यास के लिए छोड़ दिया है। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से 2 प्रश्न मैंने हल कर दिए हैं। अगले प्रश्न, जैसे अभी इसमें एक और प्रश्न आ सकता है जिसमें इसके अनेक हल होंगे, तो वह ऐसा प्रश्न भी इन प्रश्नों में शामिल है। आप उनका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समीकरण हल होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ के अनेक हल होंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके आप इनमें इस विधि में परफेक्ट होंगे। आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रश्न को हम तीनों विधियों से हल कर सकते हैं। मतलब जो प्रश्न हम द्विचरीय समीकरण का लिख रहे हैं, आप इस प्रश्न को विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और बज्रगुण विधि से भी हल कर सकते हैं। तो यह बज्रगुण विधि का आज मैंने आपको अभ्यास करा दिया है। आप इस प्रश्नावली के प्रश्नों को बज्रगुण विधि के द्वारा हल करेंगे और अभ्यास के लिए आप चाहें तो प्रश्नावली जो पहले हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से कर चुके हैं उनका अभ्यास भी आप बज्रगुण विधि के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद इसके शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे।